अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने माली साल 2023-24 के लिए 2,90,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया है। माली अखराजात 2,11,000 करोड़ और सरमाया के अखराजात 37,525 करोड़ रुपए होंगे। अडानी ग्रुप मामले में अपोजिशन की मुसलसिल एहतजाज की बिना पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुसलसिल तीसरे दिन मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत को फार्म हाउस केस के मामले में एक और धक्का लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले की तहकीकात को CBI के हवाले करने से मुताल्लिक वाहिद रुकनी जज के फैसले को बरकरार रखा। तेलंगाना के 16 अजला में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के दफातर शुरू किए गए हैं। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए 2,90,000 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल बड़ा बजट पेश किया। पूरे बजट के मुजमले माली अखराजात 2,11,000 करोड़ रुपये और सरमाया के अखराजात 37,525 करोड़ रुपये बताए गए हैं। अगले माली साल के लिए पेश करदा बजट में आमदनी का सरप्लस 4,881 करोड़ जबकि माली खसारा 38,234 करोड़ रुपये बताया गया है। बुनियादी माली खसारा 15,827 करोड़ रुपये है। दिलचस्प बात यह रही कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने टैक्स फ्री बजट पेश करते हुए रेवेन्यू के हुसूल को 40,000 करोड़ रुपये से 2,16,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। हरीश राव ने 2 घंटे पर मुश्तमिल अपनी तकरीर में वो वजूहात बयान की किस तरह तेलंगाना ने गुज़िश्ता 8.5 साल के दौरान सुनहरा दौर हासिल किया और सारे मुल्क के लिए मिसाल कायम की। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि रियासत में मरकज़ की तहदीदात और इम्तियाज़ की रवैये के बावजूद तरक्की और फलाही स्कीमात के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया। चूँकि रवां बरस के आखिर में रियासती असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा भारत राष्ट्र समिति हुकूमत की मौजूदा मियाद का यह आखिरी बजट रहा। हरीश राव ने तजवीज़ रखी कि शेड्यूल कास्ट के लिए खुसूसी तरक्याती फ़ंड के तहत 36,750 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे, जबकि दर्ज फहरिस्त कबाइलियों के लिए 15,233, अक़लियतों की भलाई के लिए 2,200 करोड़ रुपये और पसमानदा तबक़ात के लिए 6,229 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमात कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत 3,210 करोड़ रुपये खर्च करने की तजवीज़ रखी गई। इसके अलावा वज़ाइफ की अदायगी के लिए 12,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे। किसानों के खर्चात माफ़ करने के लिए 6,385.20 करोड़ रुपये जारी रखे गए हैं, जबकि किसानों के इंश्योरेंस के लिए 1,590.44 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 7,890 करोड़ और रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में गरीबों को मकानात की फराहमी के लिए 2,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हरीश राव ने तजवीज़ भी रखी कि महकमे सिविल सप्लाईज़ के लिए 3,117 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे। पाम ऑयल की ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए भी 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का मनसूबा बनाया गया। पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से हॉस्टलों को असरी बनाने और रियासत भर में नई यूनिवर्सिटी इमारतों की तामीर के लिए भी 500 करोड़ रुपये मुख्तस करने का फैसला किया गया। बजट पर परसों मुबाहिस होंगे। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर पंचायत रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में बजट पेश किया। ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే పేదలకు రేషన్ బియ్యం పంపిణీపై గత ప్రభుత్వాలు విధించిన పరిమితులను ఎత్తివేసింది. కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి 6 కిలోల చొప్పున రేషన్ బియ్యం అందజేస్తున్నది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 20,638 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. కరోనా సమయంలో కూడా 4,072 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థకు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 3,117 కోట్లు ప్రతిపాదించారు। सालाना बजट में रियासती हुकूमत में महकमे दाखिला के लिए 9,599 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। मेगा सिटी मनसूबे के तहत हैदराबाद, सैबराबाद और अचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का भी फैसला किया गया। हुकूमत ने जिसकी जानिब से मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर रास तकर्रुरात का अमल शुरू किया गया है। नौ मुक़र्रर करदा मुलाज़िमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1,000 करोड़ ज़ायद रकम मुख्तस करने का भी फैसला किया।
पैटर्न इन चीफ रियासती लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अजुल भोयान ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस नवीन राव की हमरा आज सेंट्रल हॉल से दफातर बराए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मरकज़ का रियासत के 16 अजला में हाईकोर्ट में इफ्तिताह किया गया। जस्टिस उजल ने कहा कि लीगल सर्विस अहदेदारों की जानिब से समाज के कमज़ोर और मुस्तहिक़ अफराद को मुफ्त कानूनी फराहम की जाएगी। इनके मुताबिक इस्तिफ़ादा कुंदनान की अक्सरियत ज़ेर दरियाफ़्त क़ैदियों पर मुश्तमिल है, उनका ताल्लुक़ कमज़ोर तबक़ात से है। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि LADCS के नए सिस्टम से ज़रूरतमंद गरीब और पिछड़े अफराद को मौसर तरीक़े से इंसाफ के हसूल में मदद मिलेगी। जस्टिस नवीन राव ने कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की जानिब से तहवील में मौजूद मुल्ज़िमीन खातियों को कानूनी खिदमात फराहम की जा रही है। अडानी ग्रुप के मामले में अपोजिशन के एहतजाज की बिना पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये मुसलसिल तीसरा दिन रहा जब अपोजिशन जमातों की दखल अंदाजी की बिना पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई न चल सकी। लोकसभा में पहली मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद दोबारा 2 बजे दिन कार्रवाई जब बहाल हुई, तब कांग्रेस, DMK और दीगर अपोजिशन अरकान पोडियम के करीब पहुँच गए और अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहक़ीक़ात कराए जाने का मुतालबा करने लगे। TMC, JDU, NCP, शिवसेना, UBT और दीगर अपोजिशन अरकान भी इस मौके पर अपनी जगह से खड़े हो गए। हंगामा आराई के दौरान पार्लिमानी उमूर के वज़ीर पुरहराज जोशी ने कहा कि सदर के खुतबे पर मबाहिस पार्लियामेंट की रिवायत रही है, लिहाजा इसे नहीं रोका जाना चाहिए। जोशी ने यह कहा कि अरकान मबाहिस के दौरान कोई भी मसला उठा सकते हैं, जबकि हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मेंबर्स पर जोर दिया कि जाकर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, ताहम एहतजाजी अरकान ने अपने एहतजाज जारी रखा, जिसकी बिना पर लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में जब 2 बजे दिन दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन अरकान ने दोबारा अडानी ग्रुप मामले को उठाया। सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर जोर देकर कहा कि पहले से तयशुदा मौज़ूआत के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। कांग्रेस, बाएं बाजू, DMK और दीगर अपोजिशन अरकान इस दौरान शोरगुल करते रहे, जिसकी बिना पर राज्यसभा की कार्रवाई को भी दिन भर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस के MP और साबिक CPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से पेश करदा रियासती बजट को ख्याली और बेसिमत करार दिया। उत्तम कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि 2,90,000 करोड़ रुपये के मुजवज़ा अखराजात बिल्कुल या तौर पर गैर हकीकी हैं, क्योंकि यह रकम रियासत की आमदनी से मेल नहीं रखती। శాసనసభ రద్దయితే ఆ తర్వాత 6 నెలల్లో ఎలక్షన్స్. నేను 100% శాసనసభ రద్దుగానే తెలంగాణలో రాష్ట్రపతి పరిపాలన విధించబోతున్నారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ చిత్తుగా ఓడిపోబోతున్నది. వీళ్ళందరినీ ఇంటికి పంపే జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడో ఎలక్షన్ ఎదురుస్తుంది జనం. ఎప్పుడో ఎలక్షన్ అని ప్రత్యేకంగా హుజూర్నగర్ కోదాడైతే ఎప్పుడు ఎలక్షన్ రావాలన్న సంగతి రాదు జనం. శాసనసభ రద్దుగానే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఖతం నేను మాత్రం ఎంపీ ఉంటా। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया है कि PM स्वनिधि स्कीम के तहत 3 मरहलों में 5,19,000 ठेला बंडी वालों को रवा माली साल के दौरान 680 करोड़ 60 लाख रुपये कर्ज मंजूर किए गए। उन्होंने आज असम्बली के अहाते में रियासती समाजी माशी किताबचे 2023 जारी किया। इस किताबचे के तहत रियासत में रवां माली साल के दौरान 13.27 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल पैदावार दर्ज की गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 15.6% ज़ायद है। हरीश राव ने यह बात भी उजागर की कि डबल बेडरूम मकानात के लिए हटको कर्ज़जात के तहत फंड फ्राहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत को फार्म हाउस केस के मामले में एक और धक्का लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले की तहकीक़ात को CBI के हवाले से मुताल्लिक़ वाहिद रुकनी जज के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने आज हुकूमत और BRS MLA रोहित रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अपीलों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें अदालत से अपील की गई थी कि मज़कूरा केस को CBI के हवाले न किया जाए।
चीफ जस्टिस अजिल भोयान और जस्टिस इकराम जी पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस ख्याल का इजहार किया है कि वाहिद रुकनी जज के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता और इस फैसले में दखलंदाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट जनरल ने बेंच को बताया कि रियासती हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मंसूबा बना रही है, लिहाजा इस फैसले पर 15 दिन तक अमल न किया जाए। ताहम हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल की अपील को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को अचमपेट के एमएलए बालाराजू, कोल्हापुर एमएलए भीम हर्षवर्धन, एमएलए रीगा कांताराव और तांडूर के एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने मोइनाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्हें बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस वेंकटा संजय कुमार ने, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, आज अपने ओहदे का हलफ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर मरकज़ की हुकूमत ने संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर करने के लिए अलामा जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। सीने में दर्द, ड्राइवर के अचानक कूद पड़ने से बस उलट गई। सीने में दर्द के नतीजे में बस ड्राइवर बस से कूद पड़ा, जिसके नतीजे में बस उलट गई और बाद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में पीर की सुबह पेश आया। यह आरटीसी सुपर लग्जरी बस आसिफाबाद से हैदराबाद की सिमत जा रही थी कि इसके ड्राइवर को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके साथ ही ड्राइवर अचानक चलती बस से कूद पड़ा, जिसके नतीजे में बस उलट गई और बाद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इन जख्मियों को इलाज के लिए ज़िला मुस्तकिल में वाक़ सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़। तेलंगाना में जरिए सर के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात से पहले एक बड़े अवामी राब्ते के प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो का तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने किया है। इस यात्रा का आगाज़ आज ज़िले मुल्क के कबायली गाँव मेडारम से हुआ है। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम को घर घर पहुँचाना है। आइंदा 2 माह तक मरहलेवार तौर पर यह यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान कई मकामात पर जलसे भी होंगे। रियासत में अवामी मसाइल और हुकूमत की नाकामियाँ इस यात्रा का एजेंडा है। रेवंत रेड्डी 6 माह तक मुकम्मल तौर पर अवाम में होंगे। यात्रा के दौरान कांग्रेस रहनुमा रियासत की हुक्मरान जमात BRS के अरकान असम्बली के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार करेंगे, ताकि मंशूर में किए गए वादों की तकमील में नाकामी को बेनकाब किया जा सके। साथ ही रेवंत रेड्डी के साथ साथ दीगर लीडरान यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद, नौजवानों, ख़वातीन से मुलाकात करेंगे, ताकि पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान इसके कारनामों को उजागर किया जा सके और मरकज़ व रियासत की नक़ाइस वाली पॉलिसियों को बेनकाब किया जा सके। ऑनलाइन कंपनी एरो विस्तारा ने की उसूलों की खिलाफ वर्जी, तो DGCA ने लगाया 70 लाख रुपये का जुर्माना। हिंदुस्तान में एयरलाइंस कारोबार पर नज़र रखने वाली DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर विस्तारा पर यह जुर्माना इसलिए आयद किया गया है कि इसने एक ख़ास इलाके में कम अज़ कम परवाज़ की तादाद इसने पूरी नहीं की। पालघर में जिंदा हुआ मुर्दा, जिस शख्स को मरा समझकर कुंबे ने कर दिया था दफन, फिर आया एक वीडियो कॉल। जानिए क्या है माजरा। महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। मुंबई से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ कबायली ज़िले पालघर में एक शख्स को उसके ख़ानदान ने यह सोचकर दफन कर दिया कि वो मर गया है, लेकिन अब मालूम हुआ कि दफन होने वाला शख्स जिंदा है। जैसे ही आसपास के लोगों और पुलिस को इस बात का इल्म हुआ तो सब हैरान रह गए। ये शख्स 60 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। खबर रसां एजेंसी PTI के मुताबिक 29 जनवरी को बेसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस की तफ्तीश में इस शख्स की शिनाख्त रफ़ीक शेख के नाम से हुई है। दरअसल लाश का चेहरा रफ़ीक से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से रफ़ीक के घर वाले इसे पहचानने में धोखा खा गए। इसके बाद रफ़ीक की बीवी को केरला से मुंबई बुलाया गया। रफ़ीक को 3 दिन बाद सुपुर्द खाक करके कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैयत की तदफीन के बाद रफ़ीक का पूरा ख़ानदान गम में डूबा हुआ था।
इसी दौरान रफ़ीक शेख को अपने दोस्त की वीडियो कॉल आई। इसका दोस्त इसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। दोस्त ने फ़ौरन ये बात रफ़ीक के घर वालों को बताई। यह खबर सुनकर घर वाले हैरानी के साथ साथ खुश भी हुए। दरअसल जिस शख्स को दफन किया गया था वो रफ़ीक नहीं बल्कि कोई और था। अब रफ़ीक की वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस अफसर के मुताबिक रफ़ीक ने चंद माह कबल ख़ानदान को कुछ वजूहत की बिना पर छोड़ दिया था। घर वालों की काफ़ी तलाश के बाद जब इसके ठिकाने के बारे में कुछ मालूम न हो सका, इसके बाद अहल खाना ने पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। रफ़ीक शेख अब अपने ख़ानदान के पास वापस आ गए हैं, लेकिन जिसकी लाश को रफ़ीक शेख समझकर दफना दिया गया था, पुलिस के लिए इस शख्स की शिनाख्त करना एक चैलेंज है। अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन चोरी। राजस्थान के उलूर शहर में सरकारी ख़वातीन अस्पताल के अहाते से ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन चोरी करने की कोशिश और गार्ड की समझदारी की वजह से 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। मिलने वाली इतलात के मुताबिक दीगर अफराद अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मौके से फ़रार हो गए, लेकिन चोरों की ऑक्सीजन सप्लाई लाइन उखाड़ कर चोरी करने की कोशिश से 20 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई। अस्पताल इंतज़ामिया ने बर वक्त मुतबादिल इंतजामात किए और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आने दिया। अस्पताल के स्टाफ ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला कोतवाली पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वाक़े का जायज़ा लिया। अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर लाइन की मरम्मत की, क्योंकि ऑक्सीजन लाइन POW, ICU और FBNC के मरीज़ों के लिए सप्लाई हो रही है। ऐसे में कुछ देर के लिए ज़िंदगी मुश्किल में आ गई थी। ऐसे में जल्दी से अस्पताल का अमला मौके पर पहुंचा। 10 मुतबादिल सिलेंडरों का इंतज़ाम करके मरीज़ों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। अस्पताल के टेक्नीशियन ने भी फौरी तौर पर टूटी हुई ऑक्सीजन गैस लाइन को दोबारा जोड़कर ICU में ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने की कोशिश की। अडानी मामले पर पार्लियामेंट में बहस नहीं चाहेंगे PM मोदी। राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद हमला। हिंडनबर्ग अडानी तनाज़े पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पुरज़ोर अंदाज में तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्लियामेंट में अडानी मामले पर बहस को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। यह बयान राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया एहलकारों से बातचीत करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को पता होना चाहिए कि अडानी के पीछे कौन सी ताकत है। मोदी जी पार्लियामेंट में अडानी जी पर बहस को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी वजह आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अडानी मामले पर बहस हो और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लाखों करोड़ों की बदनामी हुई है, इससे पर्दा उठना चाहिए। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता। मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज। इलेक्शन कमीशन ने दिया ये जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को 2024 में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराने की हिदायत देने का मुतालबा करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने पीर के रोज़ कहा कि पार्लियामेंट का काम है कि मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात कराने के लिए आइन और अवामी नुमाइंदगी एक्ट RPI में तरमीम पर गौर करे। ये दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट में इस मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान सामने आई, जिसमें ECI को इलेक्शन के दौरान होने वाले फजूल अखराजात को बचाने के लिए लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने का मुतालबा किया गया था। ECI के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि इस मामले को देखना पार्लियामेंट का काम है। ये पार्लियामेंट का काम है कि वो मुल्क में बैकवर्ड इंतखाबात कराने के लिए आइन और RPI में तरामीम पर गौर करे। एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने हफ्ता इतवार और तातीलात के दौर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का मुतालबा करने वाली अर्जी भी एतराज़ किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कायनी बेंच ने पहले ही कहा कि इलेक्शन शेड्यूल ECI की सवाबदीद पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन EC से कहा कि वो एक अर्जी गुजार की तरफ से की गई नुमाइंदगी पर गौर करे। सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि हम अपनी हदूद जानते हैं। अर्जी में की गई दरख्वास्त पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के दायरे कार में आती है, हम MLA नहीं हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत का फैसला सुनाते हुए कहा कि असेंबली, पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात को एक साथ कराए जाने के कई फायदे हैं। उपाध्याय ने कहा कि इससे नीम फौजी दस्तों, इलेक्शन ड्यूटी पर नामूर सरकारी मुलाजमीन और इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन की तरफ से पेश करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पेपर और वोटर स्लिप्स के इस्तेमाल के मामले में इलेक्शन में लगने वाले वक्त और लागत में कमी आएगी। अर्जी में कहा गया है कि लोकसभा, रियासती असम्बलियों, पंचायतों और बल्दियात के एक साथ इलेक्शन कराने की ज़रूरत पर तवील अरसे से बातचीत और बहस हो रही है। इलेक्शन चूंकि एक बड़ा बजट मामला है और खर्चीला हो गया है, सभी इलेक्शन एक साथ कराने के फैसले से पैसे की बचत होगी और पार्टियों के लिए तशहीर की लागत भी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को ओहदे का हल्फ दिलाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में मुनाकिदा तकरीब में 3 चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के 2 जजों को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा को हल्फ दिलाया गया। इन 5 जजों के ओहदा संभालने के साथ ही अदालत उज़्मा के जजों की तादाद 32 हो गई है। इस अदालत के जजों की मंजूरशुदा तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को जस्टिस मित्तल, जस्टिस करोल, जस्टिस कुमार, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद मरकज़ी हुकूमत की कानून इंसाफ की वजारत ने हफ्ते को 5 जजों की तकर्री के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। 2 दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशात मरकज़ी हुकूमत के सामने ज़ेर इल्तवा हैं। कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस राजेश बंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की भी सिफारिश की थी। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 200 से ज़्यादा ऐप्स पर ताज़ा तरीन पाबंदी का ऐलान। खर्च देने वाली ऐप्स पर एक बड़े क्रैकडाउन के तहत हुकूमत हिंद ने तकरीबन 230 चीनी ऐप्स पर फौरी और हंगामी बुनियादों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है, जिनमें 138 बेटिंग ऐप्स और 54 खर्च देने वाली ऐप्स शामिल है। ये कार्रवाई वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन 6 माह कबल 288 चीनी ऐप्स का तजिया शुरू किया था। इंकशाफ हुआ कि इन ऐप से हिंदुस्तानी शहरियों के ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल हो सकती थी। यह इक़दाम इस बात की तस्दीक है के बाद उठाया गया कि यह ऐप्स IT एक्ट के सेक्शन 160 को अपनी तरफ मुतवज्जी करती है, क्योंकि इनमें ऐसा मवाद है जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए नुकसानदा है। इस इक़दाम के पीछे कार्रवाई इन अफराद को भुत्ताखोरी और हरासा करने की बहुत सी शिकायत पर मबनी है, जिन्होंने इन इदारों और अफराद के ज़रिए चलाए जाने वाले मोबाइल ऐप्स के ज़रिए छोटे छोटे कर्ज हासिल किए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये ऐप्स चीनी शहरियों के दिमाग के अख्तरा हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी को मुलाजिमत पर रखा और इन्हें ऑपरेशन में डायरेक्टर बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायूस लोगों को कर्ज लेने का लालच दिया जाता है और फिर इनसे सालाना 3000% तक सूद वसूल किया जाता है। जब कर्जदार सूद की अदायगी करने से कासिर थे तो इन ऐप्स की नुमाइंदगी करने वाले अफराद ने कर्ज में डूबे लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला, 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। तुर्किया और शाम में पीर की सुबह शदीद ज़लज़ले ने कई इमारतों को ज़मीन दोस्त कर दिया है, जिसके नतीजे में कम से कम 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक तुर्की में 1000 से ज़ायद जबकि शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 473 हो चुकी है। तुर्किया के सरकारी TV के मुताबिक ज़लज़ले से 10 सूबे मुतासिर हुए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले की ज़्यादा शदीद झटके मुल्क के जनूबी मशरक़ी हिस्से में महसूस किए गए, जहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्किया के जनूब में वाक़ सूबे गाज़ी एंटेप के इलाके निर्दागी था, जबकि ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी। जर्मन रिसर्च सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 था, जबकि अमरीकी जॉलॉजिकल सर्वे USGS का कहना है कि 7.8 था। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान और लबनान में भी महसूस किए गए।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।